नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट के गति व गति के नियम के बारे में, जो हमारे सिलेबस का एक अभिन्न अंग है। इसमें अर्थात एक ही वीडियो में गति और गति के नियम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आप जितने भी भाई बहन आज पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है भाइयों, बिल्कुल। चलिए बात करेंगे हम लोग गति व गति के नियम के बारे में। तो उससे पहले बात कर लें गति क्या होती है। तो किसी भी वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। बात करेंगे गति के अध्ययन हेतु निम्न राशियों का ज्ञान आवश्यक होता है। तो गति के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें दूरी पता होना चाहिए, विस्थापन पता होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है पता होना चाहिए, त्वरण क्या होता है पता होना चाहिए, संवेग क्या होता है पता होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूरी के बारे में। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के बीच तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है। विस्थापन क्या है? किसी भी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के बीच संभव न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। सपोज कीजिएगा हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हमको जाना यहाँ है, हम पहले यहाँ गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आकर के तब यहाँ पहुँचे। ठीक है। तो दूरी क्या है? अब हमारी दूरी यहाँ से पहले हम यहाँ गए, ये आए, फिर यहाँ आके तब यहाँ मिले। ये जो पूरा मार्ग हमने तय किया इसे दूरी कहेंगे। ठीक है। विस्थापन हमने कितना किया? तो विस्थापन इस बिंदु से इस बिंदु तक किया। जैसे ये दूरी 5 किलोमीटर की है और हमने यहाँ से घूमते हुए 25 किलोमीटर यात्रा किया, तो ये 25 क्या हो गई? ये दूरी हो गई। विस्थापन कितना हुआ? तो 5 किलोमीटर का विस्थापन हुआ। अंतर यही है दूरी और विस्थापन का। दूरी जो होती है इसका अनंत मान संभव होता है, जबकि विस्थापन का एक ही मान संभव है। अब दूरी देखिए, 5 किलोमीटर हमने तय करने के लिए 25 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है। तो इसका मान अनंत हो सकता है। इसे हम 15 किलोमीटर भी घटा के यहाँ से ऐसे जा सकते हैं। लेकिन विस्थापन, हम यहाँ से चलें चाहे जितना घूमते हुए यहाँ आएँ, विस्थापन 5 किलोमीटर का ही होगा। तो इसका एक ही मान केवल संभव होता है विस्थापन का। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि विस्थापन हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव धनात्मक ही होती है। ठीक है। चलिए, दूरी विस्थापन से सदैव ज़्यादा या बराबर हो सकती है। अभी हमने दिखाया 5 किलोमीटर को 25 किलोमीटर बना दो, या 25 को 15 बना दो, या 5 को 25 कर दो, तो बात वही है। दूरी विस्थापन से सदैव ज़्यादा या बराबर भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन दूरी से कम या बराबर हो सकता है। ठीक है। जैसे भाई यहाँ से यहाँ तक आए तो ये विस्थापन है 5 किलोमीटर का, इसको हम 25 भी बना सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा 5 भी कर सकते हैं। तो दूरी जो होती है वे विस्थापन से ज़्यादा या बराबर हो सकती है, और विस्थापन जो है ये दूरी से कम हो सकता है। जैसे यहाँ 25 किलोमीटर आ रहे हैं, यहाँ से सीधा हम विस्थापित होकर 5 किलोमीटर गए, तो दूरी से कम हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर ही होता है। तो उम्मीद करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चाल और वेग को देख लेते हैं। ठीक है। चाल और वेग के बारे में बात करते हैं। तो एकांक समय में तय दूरी को क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। निश्चित समय में निश्चित दूरी चला गया तो चाल हो गया। अब वेग की बात करें, वेलोसिटी की, तो एकांक समय में तय विस्थापन के वेग को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं।
विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। एकांक समय में तय विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। निश्चित समय में कितना विस्थापित हुई वस्तु उसे कहा जाता है वेग। जबकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक भी क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है। त्वरण की बात करें, त्वरण कैसी राशि है? एक्सेलरेशन, तो सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। बात करते हैं संवेग क्या है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा करने पर संवेग प्राप्त हो जाता है। वस्तु का द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दें। जैसे संवेग P बराबर m हो गया द्रव्यमान, वेलोसिटी हो गई वेग, तो P बराबर m भी यही संवेग है। द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वेग बराबर पूछ ले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, पक्षांतर कर दो इसे। ठीक है। मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है मात्रक संवेग का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्वरण हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया। ठीक है, इनको याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। संवेग क्या है? तो द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मात्रक क्या है संवेग का? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का मात्रक। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गति के प्रकार। एक समान गति, जब किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है। असमान गति, समय समान रहे, दूरी अलग अलग रहे, अर्थात समान समय में अलग अलग दूरी जब तय की जाती है तो उसे कहा जाता है असमान गति। जैसे एक बार हमने 5 मिनट में 100 मीटर कर लिया, दूसरी बार 5 मिनट में 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर चले गए, फिर 5 मिनट में 10,000 मीटर चले गए, 10 किलोमीटर चले गए। तो ये क्या होता है कि मतलब समान समय रहेगा लेकिन दूरी अलग अलग होगी, तो उसे असमान गति कहा जाता है। अब बात करते हैं एक विमीय गति, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु की एक अक्ष के अनुदिश गति अर्थात सीधी रेखा में गति को क्या कहते हैं? एक विमीय गति। जैसे सड़क पर कार की सीधी रेखा में गति कैसी गति है? एक विमीय गति है, 1 डायमेंशनल है, 1D है। द्विविमीय गति अर्थात जिसे 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल। किसी भी वस्तु की किन्हीं दो अक्ष के अनुदिश गति, जैसे चींटी का सतह पर चलना कैसा गति है? तो 2D है। त्रिविमीय गति जिसे कहते हैं 3D, किसी भी वस्तु की संभव तीनों तल में गति, जैसे मछली की पानी में गति, वायुयान की हवा में गति, पतंग की हवा में गति, पक्षी की हवा में गति, कैसी गति है? त्रिविमीय गति है। अर्थात हवा में गति याद रखिए, पानी में गति याद रखिए। ठीक है, मछली की पानी में गति, वायुयान की हवा में गति, पतंग की हवा में गति, पक्षी की हवा में गति, ये सभी हमारे 3D अर्थात 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब भी किसी भी वस्तु की सीधी रेखा में गति, तो इसे एक विमीय गति और सरल रेखीय गति बराबर होती है। ठीक है, एक विमीय गति हमने बताया कार का सड़क पर सीधा चलना, तो इसे सरल रेखीय गति भी कहा जाता है। वृत्तीय गति क्या होती है? तो किसी भी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति वृत्तीय गति कहलाती है, जो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। वृत्तीय गति, रस्सी से पत्थर को बांध करके घुमाना कैसी गति है? वृत्तीय गति है, जो किसके कारण होती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। मौत के कुएं में बाइक सवार की गति कैसी गति है? वृत्तीय गति है, इसमें भी अभिकेंद्र बल कार्य करता है ना। घूर्णन गति क्या होती है?
किसी भी वस्तु की अपने अक्ष पर गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये सभी कैसी है? तो घूर्णन गति है। आवर्त गति क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु की गति के दौरान यदि वह वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे आवर्त गति कहते हैं। घड़ी के सुइयों की गति कैसी गति है? आवर्त गति है। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराएगी तो इसे क्या कहेंगे? आवर्त गति कहेंगे। ठीक है ना। घड़ी के सुई की गति किस गति का उदाहरण है? तो आवर्त गति का उदाहरण है। सरल आवर्त गति क्या है? कोई भी वस्तु निश्चित समय के बाद एक माध्य अवस्था के आसपास अपनी गति को दोहराती है। जैसे झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। झूला है, यहाँ से चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिटर्न आ गया, तो ये कैसा गति है? सरल आवर्त गति। सेम यही कंडीशन किसकी है? घड़ी के पेंडुलम की है। वो भी ऐसे एक निश्चित एक माध्य अवस्था के आसपास अपनी गति को दोहराता रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये सरल आवर्त गति के उदाहरण है, झूले की गति, घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, कंपन गति, किसी भी वस्तु की एक बिंदु के आसपास की गति को क्या कहते हैं? कंपन गति। जैसे स्प्रिंग की गति कैसी होती है? कंपन गति होती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग क्या होता है? तो वह वेग जिसमें किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देती है। किसी वस्तु को छोड़ने पर वह पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देती है और जिस वेग से उस वस्तु को छोड़ा गया वही पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर आपको पृथ्वी की कक्षा छोड़ के वायुमंडल में जाना है, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकलना है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना है, तो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से निकलना है, तभी आप बाहर निकल पाएंगे, अन्यथा पृथ्वी आपको पुनः अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। तो जो हमारे उपग्रह वगैरह जाते हैं वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अधिक होते हैं, तभी वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ पाते हैं। अर्थात पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर नहीं, किलोमीटर। अर्थात एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार आपके पास हो तो आप पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के बाहर जा पाएंगे। गति के नियम के बारे में बात करें तो न्यूटन की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। इसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यह कहता है कि जब भी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध या द्रव्यमान की माप को क्या कहा जाता है? जड़त्व। तो पहले ये मान लीजिए जड़त्व का नियम इसे क्यों कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, गतिशील है तो वह गतिशील रहने का प्रयास करेगी। यही पहला नियम है। कब तक प्रयास करेगी? जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध या द्रव्यमान की माप को जड़त्व कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहने का प्रयास करती है, कोई गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही है गति का पहला नियम और जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसे अचानक गाड़ी के चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो स्थिर है, उसे गतिशील बनाने के लिए बाह्य बल कार्य कर रहा है। पेड़ हिलाने से फल का नीचे गिर जाना, वो भाई स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करता है, लेकिन हमने पेड़ को हिला दिया, बाह्य बल लगा दिया, इसलिए वो अलग होकर के नीचे हो गया। डंडे से पीटने पर रजाई या कंबल से धूल के कण का निकलना। धूल या कण स्थिर है, हमने पीटा, उसमें गति हुई तो धूल कण बाहर आ गया। तो कोई भी वस्तु हो, स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करती है, गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करती है। यही कारण है कि हम कार में बैठ के तेज़ी से जा रहे हैं और ब्रेक लगने पर हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि कमर के नीचे का भाग तो हमारा गतिशील है, लेकिन उसके ऊपर का भाग स्थिर स्थिति में है, तो वह स्थिर ही बना रहना चाहता है। गाड़ी तेज से चली, हमारा शरीर पीछे की तरफ हो गया। तो ये सारा
नियम जो है ये पहला नियम है गति का, या गति के नियम के ये सारे उदाहरण हैं, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के ऊपर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के ऊपर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। जैसे खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना किस नियम पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। बॉल तेजी से आ रही है, हम अपने हाथ को अगर पीछे न खींचे तो वो आकर के लगेगी और हाथ टूट जाएगा। तो बॉल आ रही है, उसको संवेग देने के लिए हम अपने हाथ को पीछे लेते हैं और धीरे से उसकी गति डाउन हो जाती है। ठीक है, तो चोट भी नहीं लगती है, कैच भी पकड़ लेता है। तो ये दूसरे नियम पर आधारित है जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। जैसे कांच की वस्तु को पैक करते समय थर्माकोल या रुई का प्रयोग करना। ठीक है, बात करेंगे तृतीय नियम जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पहले को जड़त्व का नियम, गति का पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जिस पे रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट पीछे की तरफ आग और धुएं के मिश्रण को निकालता है और वो आग और धुएं का मिश्रण रॉकेट को आगे जाने में सहायता करती है। ठीक है, तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। जैसे बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जितनी बेग से गोली आगे जाती है उतनी बेग से वो बंदूक को पीछे धकेलती है, जिस कारण से उसे गति मिल पाती है। पैदल चलते हैं तो पैदल चलने में भी वही है, हम एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरे पैर से धक्का दे रहे हैं तब आगे बढ़ रहे हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर है। जैसे आप किसी को एक चाटा मारिए, उल्टा वो आपको एक चाटा मार दे, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा, है ना। कभी ट्राई मत करिएगा ऐसा। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा गति और गति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाया, आप अच्छे से समझ पाए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पवन सूत एकेडमी, राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।